हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन पर। दोस्तों ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले टाइम लिख लेते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों? 12 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों? 16 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों? एलसीएम ऑफ डेज। ठीक है, तो 12, 16 और 24, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 48। ठीक है, तो टोटल वर्क ये हो गया हमारा 48। इसके बाद हम क्या निकालते हैं दोस्तों? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों? एक दिन में किया गया काम। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क अपॉन डेज। ठीक है, अगर मैं ए प्लस बी की निकालना चाहूं तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? टोटल वर्क 48 अपॉन 12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। और बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 48 अपॉन 16, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। तो बी प्लस सी की 3 हो जाएगी। इसी प्रकार सी प्लस ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। 24 दूनी 48। ठीक है, क्या पूछा है दोस्तों? तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? टोटल वर्क तो ये दिया हुआ है अपना, सभी की एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क में भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमें तीनों द्वारा किया गया काम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सभी की एफिशिएंसी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है और सी प्लस ए यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ए 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार सी हमारा 2 बार लिखा हुआ है और बी भी 2 बार लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सभी को ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9। ठीक है, क्योंकि दो सभी में कॉमन दोस्तों, तो क्या करेंगे? 2 बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 9। और इस 2 को यहाँ से हटा के हम कहाँ कर देंगे? यहाँ 9/2। ठीक है, अब तीनों द्वारा काम किया हुआ निकालना है, तो टोटल वर्क में इनकी टोटल एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। ठीक है, टोटल वर्क कितना था? 48 को डिवाइड कर देंगे किससे? 9/2 से। ठीक है, तो 2 क्या ऊपर चला जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा? 48 दूनी 96, 96/9। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये तो 10 बार ही जाएगा, और 6 बचा यानी 60, और छक्का 54, फिर 6 बचेगा, तो 9 छक्का 54, तो 6 ही आएगा। तो हम क्या लिख देंगे? 666 आएगा, तो हम क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। ठीक है, 10.67 डेज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10.67 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। ठीक है, वह पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। ठीक है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आधा भाग पहले यहाँ दिया हुआ है और आधा भाग यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम डिस्टेंस मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या थी? 2x थी। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते होंगे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो इसने क्या किया? पहले आधा भाग यानी 2x का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? x को किस गति से तय किया उसने? 21 किलोमीटर पर घंटे से। ठीक है, प्लस बाकी आधा भाग कितना बचा? वो भी x ही बचा। इसको किससे तय किया है? 24 से। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा? ये दिया हुआ है 5 घंटे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे, तो क्योंकि दोस्तों ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3x अपॉन 21 प्लस 3x अपॉन 24
बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 7, 3 से काट देंगे कितना आएगा 8, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8x यहाँ हो जाएगा प्लस 7x यहाँ हो जाएगा अपॉन 7 × 8 7 8 56 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना लिखा हुआ है 15, 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 15, 15x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 15 × 56, ठीक है। 15 से 15 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 56 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी आधी दूरी है, ठीक है। 56 कितनी है आधी दूरी है, x बराबर, तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना निकालनी है 2x निकालनी है, तो 56 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112 किलोमीटर, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 112 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, ठीक है। दोस्तों स्पीड निकालनी है पहली रेलगाड़ी की, तो सबसे पहले क्या करेंगे दूसरी रेलगाड़ी की निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें अनुपात दिया है तो उस अनुपात से हम पहली रेलगाड़ी की गति भी निकाल लेंगे। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगी दोस्तों, स्पीड बराबर 4 दूरी अपन समय, दूरी कितना दिया दोस्तों 450 किलोमीटर, और समय कितना दिया दोस्तों 5 घंटे, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5 से काट देंगे 5 9 45 90 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। क्योंकि पहली रेलगाड़ी को मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट और सेकंड को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी 5 और दूसरी रेलगाड़ी 6 अनुपात में है, तो दोस्तों दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड क्या दी हुई है हमारी 90 किलोमीटर, 6 का एक्चुअल में कितना लिखा हुआ 90 किलोमीटर, तो दोस्तों ये कितना गुना है 15 गुना है, 15 छक्का 90, तो पहली रेलगाड़ी भी कितने गुना हो जाएगी 15 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो 5 का 15 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 75, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों 75 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर नहीं लिखा मीटर स्क्वायर है, ठीक है। भूखंड की परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार लिख लेता हूं मैं, ठीक है। लंबाई क्या है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई क्या मैं मान लेता हूं दोस्तों x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 3x, ठीक है। और भूखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि दोस्तों ये आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3x × x बराबर कितना दिया हुआ 768, ठीक है। तो x × x क्या हो जाएगा दोस्तों 3x² बराबर 768, 3 से काट लेंगे तो कितना बचेगा 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 6 18, तो यहाँ से x बराबर कितना निकाल के आ जाएगा दोस्तों हमारा √256, तो क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 16। इन्होंने क्या पूछा परिमाप, दोस्तों सबसे पहले हम इनकी लंबाई निकाल लेते हैं, 3x मतलब x × 3 यानी 16 3 48, और x कितना दिया हुआ है दोस्तों x तो 16 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों आयत का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी दी हुई दोस्तों हमारी 48 प्लस, और चौड़ाई कितनी दी हुई दोस्तों 16, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 48 + 16 कितना हो जाएगा 64, और 64 का 2 गुना कितना हो जाएगा 128 मीटर, ठीक है। तो इस आयताकार भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा हमारा 128 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वां स्थान पर, B 10वां स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है, ठीक है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया है, ठीक है। इसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा, ठीक है। यानी हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। अगर मैं लिखूं ABC, इसको फिर से 2 बार लिख लिया गया ABC, दोस्तों इनके स्थान पर हम कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए 5 मान लिया, 6 और 7, कोई भी संख्या मान सकते हैं,
इसी प्रकार इसको भी 5 6 7 मान लेते, ए 5, बी 6 और सी 7। ठीक है दोस्तों, 7 11 13 के एलसीएम से, ठीक है, तो 7 11 13 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 1001। ठीक है, 1001 होता है। इससे हमें इसको भाग देना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम एक कॉमन ले लेंगे, क्या 5 6 7, 567 कॉमन ले लेंगे, 5 6 7। तो हमारे पास यहाँ पास कितना बचेगा? 1001। ठीक है दोस्तों, इस संख्या से जब हम इसके एलसीएम 7 11 13 से भाग देंगे, ठीक है, लिख भी देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या इससे तो पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास? यही नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या? यही नंबर बचा, और ये नंबर हमने क्या माना था? ABC। तो हमारे पास शेष क्या बचेगा? ABC ही बचेगा। तो हमारा परिणाम क्या प्राप्त होगा? ABC, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की संख्या 24 7 x 8 44 से विभाजित होती है। ठीक है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है? ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहां लिख देता हूं मैं, 24 7 x 8। ठीक है, ये नंबर कितने से डिवाइड हो रहा है? 44 से। ठीक है दोस्तों, कोई भी नंबर अगर 44 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये नंबर 11 × 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं x के स्थान पे 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? 18। तो 18 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर x बराबर 1 तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर x बराबर 2 रखता हूं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, 28 4 से डिवाइड होता है, तो हमारा अंक 2 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हम 3 रख दें तो कितना हो जाएगा? 38, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 भी हमारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार 4 रख दें, ठीक है, तो 4 तो 48 हो जाएगा, फिर हमारा 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पास हम 4 ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पास कोई भी नंबर मान लेता हूँ, 2 ही मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? अल्टरनेट अंकों का टोटल और उसका डिफरेंस, अल्टरनेट अंकों का ही उनका अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम अल्टरनेट अंकों का टोटल का लेते हैं, 2 + 7 9, 9 8, 9 8 17। ठीक है, ये अल्टरनेट, और ये बचे अल्टरनेट क्या कर देंगे, 4 + x बराबर मान लीजिए हमने 2 माना है। ठीक है, इन अंकों को भी मान सकते हैं, आप चेक कर लेना। तो 2 माना है हमने, तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 6, और इनका अंतर कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इनका अंतर कितना है दोस्तों? 11। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 4 से तो डिवाइड हो ही रही है, क्योंकि हम 2 रखेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगी, और 2 रखने पर ये संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों, ये संख्या 2 रखने पर 44 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 44 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर x की जगह पर हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, फिर परिणाम के वर्गमूल का ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 256 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? √256, तो क्या मिल जाएगा हमको? 16 का स्क्वायर होता है ये। इसी प्रकार 16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब क्या पूछा है? इनके वर्गमूल का गुणनफल। दोस्तों 16 × 4 इनका गुणनफल करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब प्राप्त जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है उसका भी वर्गमूल निकालना है दोस्तों हमको, तो 64 का भी वर्गमूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 8। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कुर्सियां और एक मेज
170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, 5 कुर्सियां और 4 मेज़ें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, एक कुर्सी का हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कुर्सियों को मैं x मान लूं और ठीक है, और मेज को क्या मान लेता हूं y। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 कुर्सियां यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस एक मेज यानी y कितने में खरीदी जा सकती है दोस्तों 170 रुपये में। इसी प्रकार 5 कुर्सियां, 5 कुर्सियों को मैं 5x लिख देता हूं प्लस 4 मेज 4 इंटू वाई कितने में खरीदी जा सकती है दोस्तों 530 रुपये में। ठीक है दोस्तों, इससे इन दोनों क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को y को बराबर कर लेते हैं। दोनों में y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर मैं 4 का गुणा कर देता हूं इस इक्वेशन में, समीकरण में, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस y था 4 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 4y बराबर 170 इंटू 4, 17 गुणे 4 कितना दोस्तों 68। ठीक है, और एक ये 0। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में y बराबर हो चुका है सेम। अब इस इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं इसे मिटा भी देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इनको घटा देते हैं, तो यहाँ पास माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इस प्लस का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब 8x में से 5x हटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 3x आएगा, और ये माइनस में है 4 और ये 4 प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पास कितना बचेगा दोस्तों 1 और यहाँ 5 और 0 150 बचेगा। तो यहाँ 150 को 3 से काट लेंगे, कितना बचेगा 50। तो x बराबर क्या मिल गया हमको दोस्तों 50 मिल गया। x क्या था दोस्तों हमारा कुर्सियां थी। ठीक है, और एक कुर्सी की ही लागत मूल्य पूछा है, तो एक कुर्सी क्या थी x, तो इसकी लागत मूल्य कितनी हो जाएगी 50 रुपये। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। x के पास बैंक खाते में 90.53 रुपए का शेष है। ठीक है, 67.14 जमा करने और 70.16 की राशि निकालने के बाद शेष राशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उसके पास कितनी राशि थी, 90.53 रुपए उसके पास थी। उसने क्या किया 67.14 जमा कर दिया, तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 67.14 जमा कर दिया। अब क्या किया दोस्तों 70.16 राशि निकाल ली, तो माइनस कर देंगे 70.16। ठीक है, तो इसको इससे घटा देंगे, 70 बड़ा है तो माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90.53 राशि थी, 50 नहीं थी, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया। ठीक है, 90.53 प्लस, ठीक है क्योंकि ये बड़ा है नंबर, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा माइनस, कितना बचेगा 3 पॉइंट, ठीक है 70 में 67 घटाएंगे 3.02। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना बचेगा दोस्तों 90.51 रुपए। ठीक है दोस्तों, उसके पास अब कितनी शेष राशि बचेगी 87, सॉरी इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने घटाया नहीं, 87.51 रुपए। ठीक है, तो अब इसके पास कितनी शेष राशि बचेगी 87.51 रुपए। ठीक है, यह मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, इसमें हम एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, दोनों संख्याएं लिख लेते हैं। क्या लिखा, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले छोटी संख्या मान लेता हूं, छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी x मान लेता हूं, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 2 गुने से 2 अधिक, यानी 2 गुना यानी 2x, 2 अधिक यानी +2। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वो क्या होता है दोस्तों, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, जब एलसीएम एचसीएफ दिया हो तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहला नंबर क्या था दोस्तों हमारा x था, और दूसरा नंबर क्या था 2x प्लस
2 था, इन दोनों का गुणा करना है बराबर। एलसीएम कितना था दोस्तों, 2 था, एलसीएम 72 था, सॉरी एलसीएम 72 था, और एचसीएफ कितना था दोस्तों, 2 था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x² प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 दूनी 144। ठीक है, इस इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों छोटी संख्या पूछी है x बराबर, तो हम x की वैल्यू पुट करके भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तब आंसर आ ही जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर x बराबर में 4 रखता हूँ, क्या जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 कितना हो दोस्तों, 40, तो 4 तो नहीं हो सकता। अगर मैं 6 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 प्लस 12, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 84, तो ये भी नहीं होगा। अगली बार में दोस्तों x बराबर 8 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी 128 प्लस 8 दूनी 16, ठीक है, 128 प्लस 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, समानुपात का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाहर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे और बराबर में अंदर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे, और दोनों को बराबर करके हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, 4/5 इंटू 9/2, बाहर की संख्याओं का गुणनफल बराबर अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, 12/10 इंटू x/6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, क्या लिखा हुआ, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 से 10 कट गया, इस प्रकार 6 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 6 दूनी 12, और 2 से काटेंगे कितना बचेगा दोस्तों, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 18 आंसर हो जाएगा, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे सॉल्व करना है, 800 इंटू 85/100 गुणे 120/100 गुणे 40/100। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 5, अगर इसको 0 से 0 काट देंगे और 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचेगा 5, इसी प्रकार 2 0 ये कट जाएंगे और ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, 85 इंटू 8 इंटू 6 और इंटू 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिए हुए थे, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इसी प्रकार के वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट लागू की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो इसको 2 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं बाद में। पहला देख लेते हैं सीधे तरीके से। तो अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये हमारा अंकित मूल्य था, तो 20 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो हमारे पास अब कितना बचा, विक्रय मूल्य 80 रुपये। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10% की और छूट देते हैं, तो 80 में से क्या निकालेंगे दोस्तों, 80 का ही 10% और निकाल देंगे, 10/100। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना बचेगा, 80 - 8 बराबर कितना बचा दोस्तों, 72 बचा हमारे पास। ठीक है, 2 छूट के बाद क्या बचा हमारा, विक्रय मूल्य बचा। ठीक है, तो दोस्तों अंकित मूल्य हमारा 100 था, अब विक्रय मूल्य कितना बचा, 72। दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, हमारा छूट होती है, तो 100 में से 72 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, 28। ठीक है, और 28 ही हमारी छूट हो जाएगी, 28%
कुल छूट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। ए बी फार्मूले से क्या होता है, वो ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ए क्या होता है दोस्तों, हमारी पहली छूट 20 प्लस बी क्या होता है दोस्तों, हमारी दूसरी छूट 10 माइनस 20 इंटू 10/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया और ये 0 भी कट गया। ठीक है, 20 प्लस 10 कितना हो गया दोस्तों, 30। 30 में से ये 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 28। तो हमारी इफेक्टिव छूट कितनी हो जाएगी दोस्तों, इफेक्टिव डिस्काउंट 28%, और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल गुणे दर रेट गुणे समय T/100। ठीक है, इसमें ही रख देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ हमारा 440 बराबर मूलधन कितना है 1000, दर हमें निकालनी है, समय कितना दिया हुआ 5 वर्ष। ठीक है, बटे 100 कर देंगे तो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। तो R बराबर क्या निकल जाएगा हमारा दोस्तों 44, और ये 5 का यहाँ भाग हो जाएगा 44/5। तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा दोस्तों 44/5 यानी 5 अट्ठे 40। ठीक है, फिर से 4 बचा यानी 40, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 8.8 क्योंकि रेट है दोस्तों तो परसेंट लगा देंगे, तो हमारी दर क्या निकल आएगी दोस्तों 8.8%। ठीक है, और यही है सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। CI का क्वेश्चन है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सक्सेसिव से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे 10% लिखा है दोस्तों, तो 10% मतलब क्या होता है 10/100। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं 10% बराबर क्या होता है 1/10। ठीक है दोस्तों, अगर पहले वर्ष अगर ब्याज ये मूलधन 10 रुपए था तो 10% की ब्याज लगने के बाद 1 बढ़ जाता है हमारा, तो कितना हो जाता है 11 रुपए हो जाता है। तो पहले वर्ष क्या हो जाए 10 से 11 हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष भी दोस्तों क्या हुआ 10 से 11 हो गया। ठीक है, और तीसरे वर्ष भी क्या हो जाएगा दोस्तों 10 से 11 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर चौथे वर्ष का भी मानूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है चौथे वर्ष का, तब भी तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों 10 से 11 हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष में 10 से 11 हो जाता है, और 2 वर्ष में मानूं तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 100 से 121। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें कितनी ब्याज मिल रही है एक की। ठीक है, और यहाँ कितनी मिल रही है दोस्तों 21 की। ठीक है, अगर मैं 3 वर्ष का करूं तो तीनों को गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। 1 वर्ष में क्या करते हैं सिंपल यही लिखा हुआ होता है। 2 वर्ष में क्या करते हैं दोस्तों इन दोनों का गुणा करते हैं। 3 वर्ष में क्या करते हैं दोस्तों इन तीनों का गुणा करते हैं। ठीक है, अगर 4 वर्ष भी होता है ऑप्शन में तो हम क्या करते 4 का भी ले लेते, चारों का गुणा करते। तो क्योंकि मैक्सिमम 3 वर्ष दिया हुआ है तो हम 3 वर्ष तक का ही निकालते हैं। तो तीनों का गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपए से कितना हो जाता है दोनों 11 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 1331। ठीक है, अगर हम देखें कि मूलधन ये था और हमें चक्रवृद्धि ये प्राप्त हुई तो हमें कुल ब्याज कितनी प्राप्त हुई इन दोनों का अंतर, तो कितनी प्राप्त हुई दोस्तों 331। ठीक है, और क्वेश्चन में भी दोस्तों दिया हुआ है कि 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यही हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि 3 वर्ष के लिए, तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगर हमें 21 प्राप्त होता तो हमें क्या समय प्राप्त हो जाता 2 वर्ष, क्योंकि हमने 2 का गुणा किया था। और दोस्तों अगर एक की ब्याज प्राप्त होती तो हम समय क्या लिख देते 1 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 साझेदार ABC 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। ठीक है,
यदि लाभ में सी का हिस्सा ए के हिस्सा की तुलना में 200 अधिक है, ठीक है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तीनों साझेदार का हिस्सा क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या लिखा हुआ है, 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ठीक है, उसने क्या बोला है दोस्तों, ए का हिस्सा यदि सी का लाभ ए के हिस्से की तुलना में 200 अधिक है। ठीक है दोस्तों, ए का हिस्सा और सी के हिस्सा में अनुपात में कितना अंतर है, सी का हिस्सा 2 अनुपात में अधिक है। ठीक है, तो और वास्तव में कितना अधिक है दोस्तों, 200 रुपए। वास्तव में सी का हिस्सा 200 रुपए अधिक है और अनुपात में कितना अधिक है, 2। ठीक है, तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 200। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 100। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर हमें क्या मिल गया, 100। अब क्या करेंगे, उसने क्या पूछा, कुल लाभ। ठीक है, कुल लाभ पूछा, तो कुल लाभ कितना हो गया, 4 5 9 9 6 15। कुल लाभ कितना हो गया दोस्तों, 15 अनुपात में कुल लाभ हो गया, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 100 है, तो 15 अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 का गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500 रुपए। ठीक है, ये कुल अनुपात हमें प्राप्त हो गया, कुल वास्तव में लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है, और ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 साझेदार ए बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। ठीक है, एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों से आधा हिस्सा ले लिया। ठीक है, यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तीनों साझेदार लिखे हुए हैं, ए बी और सी। ठीक है, 2:3:4। ठीक है, ये अनुपात था। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, एक नया साझेदार आ गया, कौन सा, डी, या डी में यहां लिख देता हूं। ठीक है, उसने क्या किया, ए और सी प्रत्येक के शेयरों का आधा हिस्सा ले लिया। तो ए का कितना था दोस्तों, 2 का आधा हिस्सा कितना, 1, और सी का हिस्सा कितना था, 4। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2, तो 2 + 1 3। तो डी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। अब ए का हिस्सा कितना बचा हमारे पास, 1 अनुपात में, और बी का जितना था उतना ही है, और सी का कितना था, 4 था, तो उसका आधा हिस्सा डी ने ले लिया, तो सी के पास कितना बचा, 2 अनुपात में। अब कुल अनुपात कितना हो गया दोस्तों, इस अनुपात में उनके हिस्से हो गए। अब क्या बोलता है, यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपए है। ठीक है दोस्तों, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 रुपए। ठीक है, तो क्या पूछा, कुल लाभ ज्ञात करें। दोस्तों कुल लाभ कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। ठीक है, तो कुल अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। ठीक है, क्योंकि 3 अनुपात की वैल्यू दोस्तों 100 रुपए है, तो 9 अनुपात की कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसका भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 का 3 गुना 9 है, तो 100 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 300, और 300 रुपए हमारा कुल लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पास 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/3। तो 9 अनुपात निकालना है दोस्तों हमको, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 100/3 × 9। तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो 3 × 100। ठीक है, या 100 × 3 कितना हो जाएगा, 300 रुपए, और ये हमारा वास्तविक लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको इमेज को हटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, एक आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकन डॉलर को दिखाया है। ठीक है, एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। ठीक है, किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, सभी को टोटल कर लेना है, उसका 1/5 निकाल लेना है। जो 1/5 होगा, जो भी इनमें से प्राप्त हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, 125 + 100 कितना हो जाएगा, 225, 225 + 150, 225 + 150 कितना हो जाएगा दोस्तों, 375, 375 हो गया, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 575, 575 हो जाएगा, प्लस 100 तो कितना हो जाएगा, 675 + 75। ठीक है, 675 + 75 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 दूनी 150, 6 + 1 7।
तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 750 हो गया। उसने क्या मतलब पूछा है, कुल जीडीपी का 1/5वां भाग। तो दोस्तों कुल जीडीपी कितनी प्राप्त हो गया हमें, 750। 750 का 1/5वां भाग यानी 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं 150 हमें कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है सी जहां हमें 150 प्राप्त हुआ है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 को धातु ACD का मिश्रण करके तैयार किया गया है। पाई चार्ट में 2 मिश्र धातुओं में इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, यदि 1 kg मिश्र धातु 1 और 2 kg मिश्र धातु 2 पिघलाया जाता है और मिश्र धातु किया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में धातु B का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं एक धातु कितनी थी, एक धातु थी, अगर एक धातु को 1000 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, एक धातु 1000 ग्राम थी और B भी 1000 ग्राम ही थी। ठीक है, उसने क्या बोला है, 1 kg मिश्र धातु 1 और 2 kg मिश्र धातु 2। ठीक है, इसको 1 kg मिश्र धातु 1 को पिघलाया, किस अनुपात में, B का द्रव्यमान निकाला है दोस्तों। तो ये क्या लिखा हुआ, B 30%। ठीक है, तो 1000 का 30% निकालेंगे, यहाँ पास लिख देंगे 1000 × 30/100। ठीक है दोस्तों, मिश्र धातु 1 हो गई प्लस, क्योंकि मिश्र धातु 2 भी 1 किलो थी। ठीक है, 1000 ग्राम थी, उसने 2 किलो पिघलाने के लिए बोला है। तो 1000 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 ग्राम गुणे मिश्र धातु B कितना था, 20% था, तो 20 से 20 का परसेंट निकाल देंगे, 20/100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से ये दोनों 0 कट जाएंगे। 10 × 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 300। 300 ग्राम मिश्र धातु A हो जाएगी प्लस ये कितना लिखा हुआ है, 20 × 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। 400 ग्राम मिश्र धातु B हो जाएगी। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 700 ग्राम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 700 ग्राम। तो ऑप्शन भी गलत लगा हुआ है, आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ए। ठीक है, 700 ग्राम हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में फर्स्ट पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है दोस्तों, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अगला वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, आप अपना सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिससे आप टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।